हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। ये है फिजिक्स का अपना आखिरी चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा एवं तापमान। बहुत छोटा सा चैप्टर है और हमारे सारे चैप्टर अपने जो भी अभी तक कवर कर रहे हैं वो तो फिर भी थोड़े से बड़े थे, ये तो सबसे छोटा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान है। अगर आप लोग इतने बड़े बड़े चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हीट क्या है, ऊष्मा क्या है। देखो जो हीट होती ना वो भी, ये भी एनर्जी का ही एक टाइप है। जैसे वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, वैसे ही दोस्तों हीट भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। तो ये हीट हम लोग बोलते हैं ना यार, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो गई। जैसे आप लोग, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं क्या है, पानी है। अगर आप लोग इस चाहते हो पानी को गर्म करना, इसका टेम्परेचर बढ़ाना, तो आपको क्या देना पड़ेगा, इसको हीट यानी ऊष्मा आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो हीट क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का ही प्रकार है। और ये जो आप लोगों की ऊर्जा होती है वो ट्रांसफर कैसे होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे समझिए मेरी बात को, मैंने आप लोगों को बोला कि अभी आपकी माताजी मान लीजिए आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आई, ठीक है, समझ में आ गई। दोस्तों चाय काफी गर्म है, इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। बाहर क्या है, आप लोगों का टेम्परेचर कम है, कितना है, केवल 20 डिग्री सेल्सियस है। देखिए इसके पास में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, यानी इसके पास में हीट ज्यादा है, ऊष्मा ज्यादा है। जिसके पास में हीट ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। दोस्तों बाहर क्या है, टेम्परेचर कम है, यानी बाहर हीट का मान कम है। तो क्या होगा, जो हीट का ट्रांसफर होता है ना वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो दोस्तों इससे हीट निकल के बाहर जाएगी तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, 70 से 60 होगा, 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा। जैसे इसका टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग हो जाता है तो कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं बचेगा। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ गई बात को? तो जो हीट का ट्रांसफर होता है वो तापमान के अंतर की वजह से होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हीट जो होती है ना, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार कि एक लोहा है, ठीक है, ये लोहे की रॉड है। तो दोस्तों लोहे की रॉड बहुत छोटे छोटे किससे मिलके बनी होती है, एटम यानी परमाणु से मिलके बनती है। कोई भी आप लोगों का कोई भी पदार्थ हो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, एटम यानी परमाणु बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? जैसे अगर मैं बात करूं, आपने एक गिलास में पानी लिया तो उसमें क्या है, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, अणु है, बहुत सारे अणु हैं। अणु किसको बोलते हो, परमाणु। परमाणु मिलके जो बनता है उसको अणु बोलते हो। जैसे ये अणु है क्योंकि ये दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यहां पर क्या है, एटम है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आपने इसको गर्म करा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी इसके पास में क्या है, हीट का मान ज्यादा है। तो होता क्या है, ये मान लो अब इसका टेम्परेचर कम है, जब आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब आप लोग इसको हीट दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, तो जो ये एटम होगा ये क्या होगा दोस्तों, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा ना, ये जो एटम होगा क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, थोड़ी गति करेगा, तो इसके पास में क्या आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बात करूं, इन परमाणु के पास में जितने भी परमाणु हैं उसके पास में टोटल गतिज ऊर्जा कितनी है, वो कैसे पता पड़ेगा, इनको टोटल हीट कितनी दी है, टोटल ऊष्मा कितनी दी है। तो जो हीट है ना, हीट इज अ मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। जो किसी, ये टोटल सारे जो एटम्स है ना, परमाणु जो है, इसके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो ही क्या है, इसके पास में हीट की मात्रा बताएगा, ऊष्मा की मात्रा बताएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की हम लोग बात करते हैं, जो हीट होती है ना उसको आप लोग किस में मेजर कर सकते हो, जूल में भी कर सकते हो, कैलोरी में भी कर सकते हो। अगर आप लोगों से पूछा जाए हीट का एसआई मात्रक क्या है, तो यार हीट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही तो है, तो उसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक इसका क्या होगा, कैलोरी होगा। ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से कोई कैलोरी और जूल में संबंध पूछे तो एक दोस्तों इधर थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, मैं इधर लिख देता हूं, एक कैलोरी में 4.18 जूल होती है। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं टेम्परेचर की, बात करते हैं। टेम्परेचर किसको बोलोगे दोस्तों, टेम्परेचर बताता है कोई बॉडी, कोई गर्म है या ठंडी है, मतलब ये आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी बताता है।
जैसे अगर कोई वस्तु है जिसका टेम्परेचर 30 है, एक कोई वस्तु है जिसका टेम्परेचर 70 है, तो कौन ज्यादा हॉट है? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये हॉटनेस की डिग्री कि ज्यादा हॉट है या कम हॉट है, ये आपको टेम्परेचर बताएगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार ये चाय है और बात करते हैं इसमें कुछ कोल्ड कॉफी है, तो इसका टेम्परेचर मान लो कितना है, 20 डिग्री है, इसका मान लो 100 कुछ मान लो 90 डिग्री मान लो, तो इनमें से किसे हॉट किसे कोल्ड बोलेंगे? इससे हॉट बोलेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों जो टेम्परेचर है ना, देखो आप इधर देखो, जैसे यहां पर एक लोहे का टुकड़ा था, कुछ भी मान लो, इसका टेम्परेचर कितना था, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस था। यहां पर एक लोहे का टुकड़ा था, इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री था। यहां पर एक लोहे का टुकड़ा था, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री है। दोस्तों आप लोग देखो, टेम्परेचर है मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी इसके पास में हीट ज्यादा है, इसके पास में हीट ज्यादा है, तो इसके जो एटम्स होंगे ना वो ज्यादा गति करेंगे, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। यहां पर हीट कम है तभी तो टेम्परेचर कम है, तो हीट कम है तो इनके पास में जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, कम है। इसके जो एटम होंगे वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे, कम वाइब्रेट करेंगे। समझ में आ गई बात को? आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। इसका मतलब मैं बोलने को ये जा रहा हूं कि जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा ना, जैसे 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 आप लोग यहां से यहां पर आ रहे हो ना, तो उसके एटम की जो एनर्जी होगी ना वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दोस्तों एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पे एटम गति करना ही बंद कर देंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर का मान कितना होगा, 0 केल्विन होगा। दोस्तों अगर इस केल्विन को सेल्सियस में बदला जाए तो कैसे बदलेंगे, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करते हैं आप लोग, 273.15 ऐड करते हैं। वैसे मतलब पॉइंट के बाद में नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग तो सीधे से बोल दो C+2, मतलब सेल्सियस में जब 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में बदल जाएगा। तो अगर आपको इसको सेल्सियस में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, -273 सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दोस्तों टेम्परेचर को आप लोग मेजर करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जैसे मान लो आपकी फीवर हो रहा है तो आप तो बोलते हो 102 बुखार आ रहा है, 103 आ रहा है, तो वो है क्या, 103 केल्विन है, 103 फ़ारेनहाइट है, क्या है। तो दोस्तों टेम्परेचर का मेजरमेंट अलग अलग स्केल में किया जाता है। आप लोग सेल्सियस में भी माप सकते हो, आप लोग फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हो, आप लोग केल्विन में भी माप सकते हो। जैसे सेल्सियस की बात करें, जैसे मैं आपको बोलूं पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हम लोग एक स्केल ले, है ना, सेल्सियस स्केल की बात कर रहा हूं, तो इसका जो 100 होगा ना वो उस पे तो वाटर बॉयल करेगा, और 0 पे क्या करेगा, वाटर फ्रीज करेगा। अगर हम लोग बात करें, ये पेन, अरे ये चल क्यों नहीं रहा, रिमोट को क्या हो गया। देखो है ना, अगर हम लोग बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो इसमें क्या होगा, 212 डिग्री पर वाटर बॉईल करेगा, जबकि 32 डिग्री पे वाटर फ्रीज करेगा। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जल का हिमांक, हिमांक का मतलब वह बिंदु जिस पे वह जम जाए, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा। जैसे पानी को आप लोग ठंडा करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो जम जाता है। पानी को जब आप लोग गर्म करोगे, जैसे ही इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वो क्या होगा, जम जाएगा। अगर इसको फ़ारेनहाइट की बात करें, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केल्विन की। तो केल्विन स्केल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, 273 केल्विन पे ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और बॉयल कितने पे होगा, 373 पे। तो आप लोग बोलोगे कि सर आप ये अलग अलग स्केल क्यों बता रहे हो। दोस्तों ये अलग अलग स्केल इसलिए बता रहा हूं जिससे तीनों में आप लोग रिलेशन निकाल पाओ। तो अगर मैं आप लोगों को रिलेशन निकालने को बोलूं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें रिलेशन क्या होगा, तो इनमें रिलेशन आप लोगों का कैसे निकालते हैं, इन तीनों रिलेशन बताता हूं मैं आपका। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और एक स्केल और होती है वो जनरली पूछी नहीं जाती है बट फिर भी याद रखो, रूम ईयर, इस स्केल को बोलते हैं रूम ईयर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। अगर आपको इसमें और इसमें संबंध निकालना है तो इनको बराबर कर दो, आपको इसमें और इसको संबंध निकालना है तो इसको बराबर कर दो, आपको इसको और इसको संबंध निकालना है तो इसको बराबर कर दो, इसमें और इसको निकालना है तो इसको बराबर कर दो। देखते हैं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो
70 डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है, मान लो केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है, कितने केल्विन के बराबर है, तो सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालना है, तो इन दोनों को क्या करो, बराबर करो। तो C/5 बराबर K - 273/5। C का मान कितना है, 70 है दोस्तों। 70/5 कितना होगा, 14 होगा। तो 14 × 5 और राइट में क्या आ जाएगा, K - 273 हो जाएगा। तो 14 × 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 5 चौक 20, 5 अच्छा 14 पंजे 70 होता है ना, ये मैंने क्या किया है, ओके। तो यार 5 से 5 ही काट लो ना, इस 5 से इस 5 को काट लो, क्या दिक्कत है। तो ये 70 बराबर K - 273 और K क्या हो जाएगा, 70 + 273 हो जाएगा। समझ गए बात को। आप लोग सिंपली यहां पर ध्यान रखो, जब इन दोनों को बराबर करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या होगा, C बराबर K - 273। तो C बराबर K - 273, या मैं बोल सकता हूं K बराबर 273 + C, मतलब सेल्सियस में 273 जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात को, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, तो 32 डिग्री क्या था, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर था। तो सेल्सियस में क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, ऐसे ही आप लोग याद रख लो। बाकी जब F का मान है 32, 32 में से 32 गया 0, 0/9 0, तो C/5 बराबर 0, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 0 × 5, C भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो हीट ट्रांसफर होता है ना, इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया हीट का जो ट्रांसफर होता है ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे अगर कोई किसी वस्तु का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 20 डिग्री है, टेम्परेचर में डिफरेंस है ना, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की और क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। अब दोस्तों हीट ट्रांसफर अलग अलग प्रकार से हो सकता है, कंडक्शन से, चालन से भी हो सकता है, कन्वेक्शन यानी संवहन से भी हो सकता है, और रेडिएशन यानी विकिरण से भी हो सकता है। तीनों प्रकार से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर मैंने आप लोगों को एक फोटो बताई है, इस फोटो में तीनों आ गए, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी, रेडिएशन भी। कैसे, एक एक समझो, यहीं पर समझ लेना, आपको कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की, चालन की। दोस्तों ये मान लो एक रॉड है, ठीक है, क्लियर है। आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग रॉड का एक एंड इस आग पे लगाओगे तो ये गर्म होगा, यानी इसको हीट मिलेगी। आप देखते हो कुछ ही देर में हीट यहां पर आ जाती है, तो हीट यहां से यहां पर जो ट्रांसफर हुई, ये कौन से मेथड से हुई, कंडक्शन से, चालन से। तो सर चालन में होता क्या है, जैसे लोहे की रॉड है ना, जैसे लोहे की रॉड है ये, तो आप लोग को पता है कोई भी जो पदार्थ होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे आप लोग एटम बोलते हो। तो ये भी लोहे के एटम होंगे इसमें बहुत सारे। तो जब आप लोग इसे हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो क्या होगा, हीट एक प्रकार की एनर्जी है दोस्तों। ये एटम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, टन 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 टन, फिर ये पास वाले को टक्कर देंगे, टन टन टन, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को। तो जो एनर्जी इधर थी वो एनर्जी अब इधर पहुंचती जाएगी, तो हीट एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। तो हीट के इसी ट्रांसफर को आप लोग बोलते हैं कंडक्शन यानी चालन। समझ में आ गई बात को। कंडक्शन में आपको पता है, मैं बोलूं एटम वाइब्रेट करके पास वाले को वाइब्रेट करते हैं, पास वाले को, तो इस प्रकार हीट जो होती है वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाती है। बात करते हैं हम लोग कन्वेक्शन की, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं संवहन। सर इस कन्वेक्शन यानी संवहन में क्या होता है, यहां पर देखो, आप लोग मुझे बताइए बीच में एयर होगी या नहीं होगी। एयर, आप हाथ तप रहे हो, तो इस आग के और आपके बीच में एयर है ही नहीं है। तो दोस्तों जो एयर की लेयर जो इस आग के कांटेक्ट में आएगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो हल्की होगी। हल्की चीज कहां पर जाती है, ऊपर की ओर, तो ये जाएगा कहां पर, ऊपर जाएगा। ऊपर वाली कहां पर आएगी, नीचे आएगी। फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, चीज हल्की होती है, हल्की चीज ऊपर जाती है, तो ये जाएगा ऊपर।
ऊपर वाला नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो आप लोग देख रहे हो हीट का ट्रांसफर हो गया। यहां पर एयर जो है, यहां की एयर हीट को लेके ऊपर छोड़ के आ गई, फिर एयर जो थी यहां से हीट को लेके ऊपर छोड़ के आ गई, तो इसको बोलता है कन्वेक्शन यानी संवहन। दोस्तों बात करते हैं रेडिएशन क्या होता है। कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, कोई भी गर्म वस्तु होती है ना, वो अपने अंदर से क्या निकालती है, रेडिएशन निकालती है, विकिरण निकालती है। अब ये सर रेडिएशन क्या है दोस्तों, रेडिएशन कुछ भी नहीं है, एक प्रकार की तरंग है, एक प्रकार की तरंग है जो अपने साथ में एनर्जी लेके चलती है। तो जब आप लोग ये लकड़ी जब जलेगी तो इससे रेडिएशन निकलेगी, वेव निकलेगी जो अपने साथ में हीट लेके जाती है। तो ये वेव जिस पॉइंट पे टकराएगी, जैसे आपके हाथ पे टकराएगी, तो आपके हाथ पे क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगा। ये है रेडिएशन मेथड। आइए एक एक के बारे में समझते हैं। पहले तो कंडक्शन यानी चालन के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। देखो ये यहां सिंपली देखो कंडक्शन में क्या है, जैसे आपने इस किनारे को गर्म करा तो ये वाले एटम वाइब्रेट हुए, पास वाले टक्कर दिए, दिए, तो हीट जो आप लोग का यहां पर थी, जो एनर्जी आपने यहां पर दी, वो धीरे 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 कहां पर पहुंच जाएगी, इधर पहुंच जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है। बात करते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। देखो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, कन्वेक्शन यानी संवहन है ना, कन्वेक्शन यानी संवहन, इस मोड से, इस तरीके से हीट ट्रांसफर केवल दो में होता है, लिक्विड में और गैस में। कैसे होता है सर समझाइए। जैसे मैंने बताया एयर है, क्योंकि लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं यार। तो आपने अभी, मैंने जब पहले एग्जांपल दिया था वहां पर एयर क्या थी, नीचे से ऊपर जा रही थी, नीचे से ऊपर। तो जो चीज फ्लो कर सकती है वही तो हीट को अपने साथ में ले जा सकती है। जैसे आप लोग देखो, एक आपने कंटेनर लिया, इसमें क्या लिया आप लोगों ने, पानी डाला, नीचे से आप लोग क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। तो जो वाटर की लेयर बिल्कुल नीचे कांटेक्ट में कंटेनर का, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उस लेयर का बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा, वो हल्की जाएगी, तो वो लेयर जाएगी ऊपर, ऊपर वाली आएगी नीचे। फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा, हल्की, हल्की वाली जाएगी ऊपर, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो क्या होगा, यहां पर वाटर का सर्कुलेशन होगा, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट्स ऑफ करंट। करंट कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं हो रही है, इसी को करंट बोल रहे हैं। पानी ऊपर नीचे जा रहा है या कोई भी मैटर ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, अगर किसी मैटर के ऊपर नीचे जाने की वजह से, मैटर के ट्रांसफर की वजह से अगर आप लोगों का हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। समझ में आ गई बात को? दोस्तों ड्यूरिंग कन्वेक्शन हीटेड पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड बिगिन टू फ्लो। जैसे आप लोग यहां पर देखो, नीचे के पार्टिकल जिसको आपने गर्म करा वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर वाले नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है क्या आप लोगों को? जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल बताया। तो कन्वेक्शन केवल लिक्विड में और गैस में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं कन्वेक्शन कैन अकर ओनली इन फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब यहां पर क्या है, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड एयर मूव ही नहीं कर सकता। आपने देखा होगा रूम में एक जगह आप लोग कुछ जला के रखो तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा कमरे का। क्यों? क्योंकि जो एयर इसके कांटेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर कम होगा, वो उनकी टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी, हल्की होगी, वो कहीं दूर की ओर उड़ेगी, दूसरी वाली इधर आएगी, तो जिसकी वजह से सारी हवा क्या हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी। बात करते हैं रेडिएशन। दोस्तों रेडिएशन मैंने बता दिया, रेडिएशन क्या है, ये ऐसा हीट ट्रांसफर है, ये वस्तु के बीच किसी भी संपर्क पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लो आपको पता सन से आपके पास में जो हीट आ रही है ना, वो रेडिएशन मेथड से आ रही है। क्या आपका और सन का डायरेक्ट कांटेक्ट है कि नहीं है, फिर भी आपके पास में क्यों पहुंच पा रही है? क्योंकि देखो सन का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से वो अपने अंदर से वेव्स निकालता है बहुत सारी। तो जब वेव्स आती है ना, वो अपने साथ में एनर्जी को लेकर आती है। तो जब आपके पॉइंट पे, आपके बॉडी पे टकराएगी, किसी सरफेस पे टकराएगी, तो वहां पर क्या करेगी, इसको गर्म करेगी। तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं रेडिएशन। और दोस्तों इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो देखो सन से अर्थ पे जो हीट आती है वो किस मेथड से आती है, रेडिएशन मेथड से ही आती है। चलिए दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को और बताऊं कि इस वाले मेथड से आप लोग निर्वात में भी ऊष्मा का संचार किया जा सकता है। निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं हो, एयर भी नहीं हो। क्योंकि आपको पता है सन से जब पृथ्वी पर रेडिएशन आती है तो बीच में ऐसी जगह भी आती है जहां पर वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता, फिर भी तो वो वेव चल रही है ना। क्यों? क्योंकि जो वेव आ रही ना, वो कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था साउंड वाले में कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है।
चलो आ जाओ, अब बात करते हैं सर एंट्रोपी किसे बोलते हैं, थोड़ा सा ये समझा दीजिए, है ना। वैसे तो ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एंट्रोपी होता क्या है। देखो एंट्रोपी का मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो आप लोग समझो, डिसअरेंजमेंट, अव्यवस्था। सर समझे नहीं, देखो अगर मैं आपको बोलूं एक क्लास में 4 बेंच है, हर बेंच पे 3-3 लोग बैठे हैं, 3-3 लोग बैठे हैं, क्लियर है क्या। अगर इसमें कोई पटाखा फोड़ दे तो क्या होगा, सब भागेंगे, कोई यहां भाग रहा है, कोई यहां पर 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 भाग रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बढ़ेंगी, अव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसी अव्यवस्था को बोलते हैं एंट्रोपी। तो आप लोग मुझे बताइए, जैसे भी लोहे का टुकड़ा है या मैं बोलूं पानी है, एक कंटेनर में पानी है, उसके मॉलिक्यूल्स है ऐसे मान लो, तो अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगे, अंदर की अव्यवस्था बढ़ेगी, तो इसी को बोल रहे हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी समझ में आ गया। डिसअरेंजमेंट को आप लोग एंट्रोपी बोलते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगी क्या। हाँ यार, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे तो रैंडम मोशन करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से यस एंट्रोपी बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, एंट्रोपी कम होगी। समझ में आ गई बात को, बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। सर ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स है स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, मतलब फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें हीट और टेम्परेचर बहुत अंदर डिटेल में घुस रहे हो आप। तो उसके कुछ लॉज है, 3 लॉज है बेसिकली। एक तो है जीरोथ लॉ, जिसे आप लोग बोलते हैं शून्यांक नियम। एक होता है फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, और एक है सेकंड लॉ। ज्यादा कुछ खास है नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, 9-10 तक के सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में है, लेकिन बाई चांस पूछ रहे तो ध्यान रखो आप। देखो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई 2 बॉडी है ए और बी, बोला जाता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्यावस्था में है। अब ये सर तापीय साम्यावस्था क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अभी समझा दो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम होना। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी है, बी और सी है, तो ए और सी भी होंगे। सर समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ, ये तो मजाक हो गया। पर सर कुछ मजाक नहीं है दोस्तों, आप मुझे बताओ, ए और बी मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका टेम्परेचर 30 है तो इसका भी 30 होगा, और ये दोनों है तो इसका भी 30 होगा, तो यार इन दोनों का भी 30 होगा। तो यही बोलना चाह रहा है जीरोथ लॉ, और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अभी क्या बोलता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं बोलता, मतलब बच्चों वाली चीज है। अगर आप लोग किसी को हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो उससे दोस्तों उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उससे उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब जो आपने एनर्जी दी है ना वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो बस आप लोगों से ज्यादा ज्यादा ये पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, वैसे नहीं पूछा जाते थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, क्योंकि 11वीं क्लास में है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए पहला लॉ किस पर आधारित है, आप लोग बोलेंगे ऊर्जा के संरक्षण पे, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बात करते हैं सेकंड लॉ किस पर आधारित है, अगर पूछे किस पर आधारित है तो आप लोग बोलोगे एंट्रोपी पर आधारित है। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ये बोलता है कि जीरो एंट्रोपी हो ही नहीं सकती। अगर आप सोचो किसी की एंट्रोपी जीरो हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
सभी के पास में कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है, कुछ डिसअरेंजमेंट होता है, अव्यवस्था होती है। तो सेकंड लॉ यही बोलता है कि जीरो एंट्रोपी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आप लोगों का दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बहुत छोटा आप लोगों का चैप्टर था, ये आप लोगों का पूरा हो गया। तो दोस्तों फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो गई, अच्छे से रिवाइज करिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जो कि आप लोगों का काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, फिजिक्स पूरा हो चुका तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और प्लीज़ सेशन ये रिवाइज करते रहिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। और हर टॉपिक के बाद में आप लोग टेस्ट जरूर अटेंड करा करिए। थैंक यू सो मच।